हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे। अब तक हमने लास्ट 2 वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझ लिया था। अभी लास्ट वीडियो है जिसमें हम सारी बेसिक अकाउंटिंग को कवर करेंगे जो बच गई हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंट में कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में कॉस्ट को बोलते हैं लागत। तो इसे हम पहले रफली समझ लेते हैं। कॉस्ट का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर हैं, कोई प्रोडक्ट आप बनाएंगे और फिर बेचेंगे, राइट? तो फिर उसको बनाने में जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ करेंगे, उन रिसोर्सेज की वैल्यू का जो टोटल है उसे कॉस्ट बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए आप शूज़ बनाते हैं, आपका काम है शूज़ बनाने का। तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे। रॉ मटेरियल मतलब लेदर, चमड़ा खरीदेंगे, राइट? फिर इसे लेबर से काम कराएंगे तो लेबर को पेमेंट करना होगा। फिर कुछ अदर एक्सपेंसेस होंगे, कुछ और खर्चे होंगे, जैसे पॉलिश आप उस पर करेंगे, लेस लगाएंगे, एटसेट्रा, राइट? उसको और किसी तरह से पैकिंग मटेरियल वगैरह इस्तेमाल करेंगे उसे पैक करने में। तो जो तीनों तरह के जो एक्सपेंसेस हैं, जो रिसोर्सेज आप लगा रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उन रिसोर्सेज का जो टोटल है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। कि इसमें रॉ मटेरियल कितना लगा, लेदर कितना लगा, लेबर ने कितने चार्जेस दिए, अदर एक्सपेंसेस कितने लगे। और कॉस्ट वर्ड सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए आप सर्विस देते हैं, सर्विस मीन्स इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन, यानी आप किसी को सर्विस दे रहे हो, दिखाई नहीं देगा, वो फील कर सकता है और उसे कोई बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो खर्चा तो आपका भी होगा। जैसे आप डॉक्टर हैं, आपने क्लिनिक खोली तो रेंट देना होगा, प्लस आपने जो मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे हैं उस पर हर साल कुछ ना कुछ गिरावट होगी, उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, जिसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। अभी आप आगे पढ़ेंगे इस वर्ड को। डेप्रिसिएशन होता है जब आप कोई एसेट यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू में टाइम टू टाइम गिरावट होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन नाम देते हैं, राइट? आपने कंपाउंडर रख रखा है तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी, एटसेट्रा। तो जो भी खर्चे होंगे किसी सर्विस को रेंडर करने में, देने में, उन सब का टोटल भी कॉस्ट कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कॉस्ट का मतलब होता है जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी वैल्यूबल रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में और किसी सर्विस को रेंडर करने में, उन सारे रिसोर्सेज की वैल्यू का जो टोटल है उसे आप क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। एक वर्ड होता है कॉस्ट, इसमें भी बहुत बार पूछा जाता है कॉस्ट। एक वर्ड होता है प्राइस और एक वर्ड होता है वैल्यू। कई बार इन तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि बताइए इन तीनों में क्या डिफरेंस है। कॉस्ट का मतलब तो अभी पढ़ ही लिया आपने। कॉस्ट मतलब किसी सर्विस को देने में या किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो रिसोर्सेज आप लगा रहे हैं, उन रिसोर्सेज की वैल्यू का जो टोटल है उसे कॉस्ट बोलते हैं। मटीरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब आप कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो उसे प्राइस बोलते हैं, राइट? वैल्यू का मतलब होता है नेटवर्थ। पहले हम इसे एग्जांपल समझ लेते हैं। वैल्यू का मतलब है, जैसे सपोज एक कॉर्नर का प्लॉट है इस गली में, स्ट्रीट में, इसके दोनों तरफ से रोड जा रही है। तो जो कॉर्नर का प्लॉट होता है, इसका प्लस एडवांटेज क्या होता है गली में, कि दोनों साइड से आप गेट ओपन कर सकते हैं, दोनों साइड से वेंटिलेशन होता है। आप इधर भी अपना गेट ओपन कर सकते हैं, इधर भी अपना गेट ओपन कर सकते हैं। ए और बी दो बायर हैं, इस प्लॉट को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। ए के अकॉर्डिंग इस प्लॉट की वैल्यू कह रहा है, मेरे अकॉर्डिंग इस प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ है। वो इसे रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा, यानी वो रहेगा इसमें। बी सोच रहा है ये कॉर्नर प्लॉट है तो इसमें प्लस एडवांटेज है कि दोनों साइड का गेट ओपन हो सकता है, तो मैं नीचे तो शॉप्स बना लूँगा और ऊपर रहूँगा। और बी के अकॉर्डिंग इस प्लॉट की वैल्यू है 1.25 करोड़। यानी प्लॉट तो एक ही है, सेम है वो प्रोडक्ट, पर डिफरेंट यूज़र उसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और वैल्यू अलग अलग डिसाइड कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं वैल्यू। यानी वैल्यू मीन्स वैल्यू यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड होती है। वैल्यू डिफर करेगी यूज़र टू यूज़र, ये कोई फिक्स नहीं होती है। जो यूज़र है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कैलकुलेट कर रहा है, जो उसे वर्थ लग रही है, उसकी नेटवर्थ लग रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो उस प्रॉपर्टी को, उस गुड्स को जज करेगा। ए के लिए वैल्यू कम है क्योंकि वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ले रहा है प्लॉट। बी के लिए वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉपर्टी को जज कर रहा है। तो आई होप वैल्यू का मतलब समझ में आ गया होगा। वैल्यू मीन्स नेटवर्थ डिसाइडेड बाय यूज़र एंड इट डिफर यूज़र टू यूज़र। ये यूज़र टू यूज़र अलग हो सकती है।
नेक्स्ट डिफरेंस, कॉस्ट हमेशा मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी। कभी भी कस्टमर शॉप पे जाते हैं अपन ये नहीं बोलते भैया इसकी कॉस्ट बताओ। कॉस्ट वर्ड हमेशा मैन्युफैक्चरर यानी जो बनाएगा फिर बेचेगा और सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी। प्राइस हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, यानी जो खरीदने जाता है वो प्राइस पूछता है कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो प्राइस आ जाता है, और वैल्यू हमेशा यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। तो आई होप आपको इन तीनों वर्ड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम रीड कर लेते हैं। कॉस्ट, इट मीन्स द टोटल ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं, साधन आप यूज़ करते हैं जैसे मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस विच आर यूज टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस, किसी प्रोडक्ट को बनाने में और सर्विस को देने में, तो उन सारे रिसोर्सेज में जो पैसा लगा उन सबका टोटल क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट वर्ड इज ओनली रेलिवेंट फॉर द मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। अब क्या डिफरेंस है अमंग कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू में? कॉस्ट, टोटल ऑफ ऑल रिसोर्सेज विच आर यूज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विसेज, जो रिसोर्सेज आप लगाते हैं किसी सर्विस को देने में, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, उन सबका टोटल होता है कॉस्ट। प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट में जब आप प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो उसे प्राइस बोलते हैं। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, उसकी वर्थ क्या है ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस डिपेंड ऑन यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जज होती है, और वैल्यू डिफर हो सकती है यूजर टू यूजर। कॉस्ट हमेशा मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी, और जो प्राइस है वो हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी, और जो वैल्यू है वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है वाउचर, पहले हम इसे रफली समझ लेते हैं। कोई ऑफिस है या कोई फैक्ट्री है, कोई भी ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, कुछ भी मान सकते हैं आप, राइट। अब इसमें आप कोई सामान लेके आ रहे हैं, कोई गुड्स आप लेके आ रहे हैं, गुड्स की वैल्यू है 10 लाख, तो इसे तो आप परचेज बोलेंगे, आप पढ़ चुके हैं। जो सामान हम डे टू डे के लिए खरीदते हैं बिजनेस में, गुड्स जो डे टू डे पर्पज़ के लिए खरीदा जाता है, बेचने के मोटिव से खरीदा जाता है, उसे हम परचेज बोलते हैं, राइट। अब ये जो गुड्स आ रहा है किसी टेम्पो में, ट्रक में आ रहा है या किसी व्हीकल में आ रहा है, और आने का जो किराया लग रहा है, भाड़ा लग रहा है, सपोज वो 1000 रुपीज़ लग रहा है, राइट। तो ये जो सामान आपने खरीदा इसका तो बिल दिया होगा आपको सप्लायर ने, जिस भी पर्सन ने आपको सामान बेचा इसका बिल बना होगा, बिल बोल लें या इनवॉइस बोल लें, राइट, या कैश रिसिप्ट बोल लें, आपने कोई पेमेंट किया होगा तो उसकी रिसिप्ट दी होगी। तो आपके पास प्रूफ है कि आपने 10 लाख का सामान खरीदा है बिजनेस पर्पज़ के लिए, राइट। अभी 1000 रुपये का ट्रांसपोर्ट आप किसी ऑटो में लेके आ रहे हैं, सामान ऑटो में लेके आ रहे हैं, अभी जो 1000 रुपये का पेमेंट करेंगे, क्या ऑटो वाला इसका बिल देगा आपको? क्या वो रिक्शे वाला आपको बिल देगा? नहीं, वो तो कोई बिल नहीं देते सर, हम तो उन्हें पेमेंट कर देते हैं, राइट। तो जब बिल नहीं देगा तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने 1000 रुपये का पेमेंट किया है ट्रांसपोर्ट के लिए? कोई प्रूफ है? कल को ऑडिटर आके पूछेगा कि भैया ये खर्चा कहाँ हुआ 1000 रुपये का, तो अब ये थोड़ी बोलोगे ओरली कि भैया वो तो ऑटो वाले को दिया था चार्जेस। बिजनेस में जो भी एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं उनका कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जिसके बेस पे आपने उसका पेमेंट किया, या तो कोई बिल होगा आपके पास, कोई बैंक स्टेटमेंट होगा, राइट, कोई सैलरी स्लिप होगी, कोई इनवॉइस होगा, कोई चालान होगा, कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड होगा। अदरवाइज अकाउंट्स कहती है उन खर्चों को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बिजनेस में। और टैक्स वाले भी डाउट करेंगे कि भैया खर्चा आप जानबूझ के बढ़ाना चाहते हो ताकि इनकम कम हो जाए और टैक्स बच जाए। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि बहुत से लोग बिल नहीं देते पर हमारा खर्चा तो होता है। एक और एग्जांपल, आपने कोई ऑफिस में गेस्ट आए, ऑफिस के गेस्ट हैं वो, कोई क्लाइंट आया, आपने उसे कोई स्नैक्स और टी और कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र की, कोई जूस ऑफ़र किया, तो आपने जूस मंगवाया, कोई बिस्किट्स के पैकेट्स मंगवाए, स्नैक्स, तो इनका भी तो बिल नहीं मिलेगा। कहीं जूस वाला कोई बिल नहीं देता है जनरली इंडिया में, राइट। तो बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी जिनका बिल तो नहीं मिलता है पर वो एक्सपेंस बिजनेस के लिए किया जाता है। तो फिर अब इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन हो? तो फिर क्या करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रिंटेड स्लिप बनवा लेती है जिसे हम वाउचर बोलते हैं। इसमें बिजनेस का नाम लिखा होता है, इसमें लिखा होता है कि इस अमाउंट को इस पर्सन को दिया गया है इस पर्पज़ के लिए, और नीचे जो ऑथराइज पर्सन होता है, जो मैनेजर होता है, जो रिपोर्टिंग पर्सन होता है, वो साइन कर देता है कि हाँ ये खर्चा इसी पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। इसे दो लोग वेरीफाई करते हैं, एक तो जिसने
पेमेंट किया है वो साइन करेगा अपने कि हाँ मैंने इसी पर्पज़ के लिए पेमेंट किया है, और जो उसका रिपोर्टिंग मैनेजर होगा वो वेरीफाई करेगा और फिर साइन करेगा। तो ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि हाँ ये खर्चा टेम्पो में या ट्रांसपोर्ट के लिए पेमेंट किया गया है, और ये फिर सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाएगा। वाउचर को सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है और इसके बेस पे आप अकाउंट में एंट्रीज कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं उस एक्सपेंसेस को। तो आई होप वाउचर का मतलब समझ में आ गया होगा। वाउचर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से प्रिपेयर करती है। इसके बेस पे कुछ एक्सपेंसेस का आप पेमेंट कर सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस कर सकते हैं, जिसे दो लोग ऑथराइज करते हैं। एक तो जो कर रहा है एक्सपेंस वो साइन करेगा और फिर उसे वेरीफाई करेगा उसका रिपोर्टिंग मैनेजर, और ये सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है अकाउंट्स में, और इसके बेस पे आप खर्चों को रिकॉर्ड कर सकते हैं बिजनेस में। अब हम रीड कर लेते हैं। वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, आपके इंटरनल जो पर्सन है अकाउंटेंट वो यूज़ बनाता है, विच प्रोवाइड द ऑथराइजेशन, इससे ऑथराइज करता है टू पे। और इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट इट इज़ अ स्लिप होती है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ यूज फॉर एनी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी विच इज़ ऑथराइज बाय अ प्रॉपर ऑथोरिटी से चेक करती है, एंड आफ्टर वेरिफिकेशन सच पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और फिर इसे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्काउंट। तो इससे पहले हम रफली समझ लेंगे क्या होता है डिस्काउंट। जैसे 1000 रुपये का कोई गुड्स आप बेच रहे हैं कस्टमर को, प्राइस है 1000 रुपीज़, ठीक है, पर कस्टमर आपसे बार्गेनिंग करता है कि नहीं बहुत महंगी है, तो एज़ पर म्यूचुअल कंसिडरेशन आप उसे 100 रुपीज़ को ही कम कर देते हैं प्राइस, और 900 रुपये में बेचने को रेडी हो जाते हैं। तो ये जो आपने 100 रुपये प्राइस कम किया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल, उसे बोला जाता है डिस्काउंट। एंड डिस्काउंट का नॉर्मल मीनिंग क्या हो गया, रिडक्शन इन प्राइस। जब आप कस्टमर को कोई सामान बेच रहे हैं और प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों बातचीत करके, तो उसे बोला जाता है डिस्काउंट बोला जाता है, और ये आपके लिए लॉस है क्योंकि कम पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब डिस्काउंट भी दो तरीके का हो सकता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब सर इन दोनों में क्या फ़र्क है, ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। जब आप सेल को प्रमोट करने के लिए कोई डिस्काउंट देते हैं, आपका मोटिव है सेल को बढ़ाना ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट खरीदे, तो एट द टाइम ऑफ सेल या सेल होने से पहले आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कि मैं इतना डिस्काउंट दे दूंगा अगर तुम इतनी क्वांटिटी खरीदोगे, तो उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का मेन मोटिव होता है सेल को प्रमोट करना। ये एट द टाइम ऑफ सेल दिया जाता है, सेल से पहले ऑफर कर देते हैं कि भाई तुम इतना सामान खरीदोगे, तुम इतना डिस्काउंट देने को रेडी हो जाएंगे, तो ऐसे डिस्काउंट को आप ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, राइट। और इसकी कोई एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होगी एंट्री, क्योंकि बिल 900 का ही तो बनेगा भाई। जब 100 की बार्गेनिंग हुई तो मैं बिल बनाऊंगा, तो मैं 900 का ही बिल बनाऊंगा, उसमें 1000 थोड़ी लिखूंगा प्राइस, या मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ 1000 माइनस 100 900, तो बिल तो 900 का ही बनेगा, तो मुझे आपसे 900 ही लेने हैं, तो मैं रिकॉर्ड 900 रुपये के ही करूँगा, 900 रुपीज़ को रिकॉर्ड करूँगा बिजनेस में। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, इसे कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बस इसे शो किया जाता है बिल बनाते टाइम। वो भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो पूरे 900 का ही बिल बना सकते हो ऐसे करके, ज़रूरी नहीं आप ट्रेड डिस्काउंट को बिल में भी शो करो। तो ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ट्रेड डिस्काउंट इज़ अ डिस्काउंट विच इज़ गिविंग टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल और बिफोर सेल, या तो सेल के समय दिया जाएगा, सेल से पहले दिया जाएगा, एंड मेन मोटिव इज़ टू प्रमोट सेल, इसका मेन मोटिव है सेल को बढ़ाना। अब मान लीजिए मैंने आपको 900 में बेचा ही था ये सामान और आपने उधार खरीदा है, आप मुझे 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, 2 मंथ्स की क्रेडिट पर है, क्रेडिट मतलब उधार है, राइट। अब मुझे 1 महीने बाद ही पैसे की ज़रूरत है, मैं आपको फ़ोन करूँगा कि भैया मुझे अभी दे दो पैसे, पर आप कहेंगे कि सर अभी तो हम नहीं देंगे क्योंकि हमने 2 महीने का ही प्रॉमिस किया था, तभी हम आपको देंगे, आप 1 महीना और रुकिए। पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर तुम अभी दे दोगे तो मैं 100 रुपये और छोड़ दूंगा अपने, क्योंकि मुझे अर्जेंट कैश की नीड है, मुझे जल्दी पैसा लेना है आप लोगों से, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं 100 रुपये और आपको डिस्काउंट दे दूंगा, रिडक्शन दे दूंगा प्राइस में, और आप मान जाते हैं। तो अब आप मुझे 800 रुपीज़ ही देंगे, मुझे लेने तो आपसे 900 थे, पर अब आप मुझे 100 रुपीज़ कम देंगे, राइट, 800 ही देंगे। तो ये जो डिस्काउंट मैंने आपको दिया, क्यों दिया, अर्ली पेमेंट लेने के लिए। मेरा मेन मोटिव है आपसे टाइम पे पैसा लेना, जल्दी पैसा लेना, इससे मैंने आपको रिडक्शन दिया है प्राइस में, ऑफर किया है प्राइस रिडक्शन का। तो ये जो रिडक्शन मैंने किया इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट का मेन मोटिव होता है अर्ली पेमेंट लेना, कस्टमर से जल्दी पैसा लेना, टाइम पे पैसा लेना, तो और आप इसके लिए उसे डिस्काउंट देते हैं, और ये लॉस है और इसे रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में, क्योंकि आपने लेने तो 900 रुपये थे
और लिए हैं 800, तो 100 का डिफरेंस दिखेगा, तो इसे एडजस्ट किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए लॉस, लॉस दिखाया जाएगा, इससे आपका कॉमन प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन द प्राइस, आप प्राइस में रिडक्शन करते हैं। डिस्काउंट आर डिवाइडेड टू कैटेगरी, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, दो कैटेगरी में बांटा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स सेल के टाइम या सेल होने से पहले आप कस्टमर को ऑफर करते हैं कि अगर इतनी क्वांटिटी आप लोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, बिकते समय बिकने से पहले आप ऑफर कर देते हैं, तो इसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, इसका मेन मोटिव होता है सेल को बढ़ाना। कैश डिस्काउंट का मेन मोटिव होता है बिक गया सामान, कैश डिस्काउंट बेचने के बाद दिया जाता है, इसका मेन मोटिव होता है टाइम पर पैसा कलेक्ट करना, कस्टमर से जल्दी पैसा कलेक्ट करना, और ये लॉस है और इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब हम रीड कर लेते हैं। डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस, अलाउंस मतलब ही छूट होती है, ऑफर किया जाता है बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, और अ डिडक्शन, डिडक्शन आप इसे डिडक्शन बोल सकते हैं, इसे घटाया जाता है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, टाइम पर पेमेंट लेने के लिए। डिस्काउंट आर डिवाइडेड टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इट इज़ गिवन टू प्रमोट सेल, ये सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, एंड एट द टाइम ऑफ सेल दिया जा सकता है, बिफोर सेल दिया जा सकता है, द लिस्ट प्राइस एमआरपी में और कैटलॉग प्राइस पर दिया जाता है। इट इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस और बिल इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द गुड्स, इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बुक्स में, बिल बनाते टाइम ही इसे डिडक्ट कर दिया जाता है ग्रॉस वैल्यू में से गुड्स की। ग्रॉस वैल्यू मतलब घटाने से पहले वाली वैल्यू। कैश डिस्काउंट का मतलब हो गया इट इज़ गिवन फॉर अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट लेने के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट टाइम पे पेमेंट लेने के लिए दिया जाता है, आफ्टर द क्रेडिट सेल, जब आपने उधार सामान बेचा है। इट विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज ए लॉस, इसे लॉस के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट वर्ड है रिबेट, तो पहले हम इसे रफली समझ लेते हैं क्या होता है रिबेट। रिबेट का मतलब भी हिंदी में छूट ही होता है, किसी को छूट देना, माफ़ कर देना, रिबेट। जैसे मान लीजिए आपने 1000 kg कोई गुड्स सोल्ड किया, किसी को बेचा, प्राइस है 100 रुपीज़, तो आपको सामने वाले से लेने हैं 1,00,000 रुपये, राइट, 1,00,000 रुपये लेने हैं। अब जब आपने अब उसको सामान डिलीवर किया, तो जब उस पर्सन को पता चलता है कि जो आपने सामान दिया कस्टमर को, इसमें से 100 kg का गुड्स ख़राब है, स्पॉइल हो गया, डैमेज हो गया, उस कस्टमर की गलती नहीं है, आपने ही डिलीवरी गलत दी है, इस 1000 kg में 100 kg का जो सामान है वो ख़राब है, राइट। तो अब क्या करेगा वो कस्टमर, आपको वापस करेगा ये सामान, और इसका पेमेंट भी नहीं करेगा, राइट, इसके पेमेंट वो मना कर देगा। पर आप उसे ऑफ़र करते हैं कि जो सामान ख़राब है, थोड़ी बहुत तो यूज़ कर ही सकता है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, उसमें डैमेज हुआ है, तो आप उसे ऐसा ऑफ़र कर रहे हैं कि ठीक है 100 रुपये की जगह तुम इसके लिए हमें 50 रुपये दे देना, ये सामान अपने पास ही रखो, राइट, और कस्टमर एग्री हो जाता है। तो आप ये जो 100 रुपये का है वैसे आपका पर केजी सामान, पर आप उसे 50 में ही दे रहे हैं क्योंकि आपके गुड्स में कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है, तो इस वजह से अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया तो उसे रिबेट बोला जाता है। यानी आप डिस्काउंट तो दो रीज़न से दिया जा सकता है, आपने पढ़ ली, तो ट्रेड डिस्काउंट होगा सेल को बढ़ाने के लिए, और कैश डिस्काउंट होगा अर्ली पेमेंट लेने के लिए। पर इन दो रीज़न के अलावा किसी और रीज़न से अगर आप प्राइस में रिडक्शन करते हैं तो उसे रिबेट बोला जाता है, और ये भी लॉस है क्योंकि आपको लेने तो उससे 100 रुपीज़ से पर केजी, पर आपके गुड्स में डैमेज हो गया, इसलिए आपने कम में उसे ऑफ़र कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं अपनी प्राइस में, तो ये लॉस होगा और इसे रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो पढ़ लेते हैं। रिबेट मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स की प्राइस को आप रिड्यूस करते हैं, सोल्ड, एंड इट इज़ अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। इस कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के अलावा अगर आप किसी वजह से अपने गुड्स की वैल्यू में रिडक्शन कर रहे हैं, कम पैसा चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, तो उसे आप रिबेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिबेट में बी अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, या तो आपने ख़राब गुड्स बेचा इसलिए आप रिडक्शन कर रहे हैं, ऑन गुड्स बीइंग नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, या आपने जिस क्वालिटी की गुड्स का प्रॉमिस किया था उस तरह की क्वालिटी का गुड्स नहीं भेजा कस्टमर को, आपने कोई सस्ती क्वालिटी का, चीप क्वालिटी का गुड्स भेज दिया, इसलिए आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसे रिबेट बोला जाएगा, और ये लॉस से रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में। नेक्स्ट वर्ड है प्रोप्राइटर ऑनर। नाम से पता चल रहा है जो आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है उसे प्रोप्राइटर और ऑनर बोला जाता है। ऑनर और प्रोप्राइटर अपने नाम से बिजनेस में कोई अकाउंट नहीं खोलते हैं, उनके दो नाम होते हैं, कैपिटल और ड्राइंग्स। आप पढ़ चुके हैं। कैपिटल मतलब जो ऑनर अमाउंट इन्वेस्ट करता है, कोई एसेट लगाता है अपने पास से, उसकी टोटल को हम कैपिटल बोलते हैं, और जो टाइम टू टाइम ऑनर पर्सनल पर्पज़ के लिए पैसा निकालता है बिजनेस से, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं।
तो ऑनर और प्रोप्राइटर मालिक इज़ अ पर्सन, ये वो आदमी होता है हु ओन द बिजनेस, जिसका बिजनेस होता है, ऑनर होता है, एंड हु इन्वेस्ट कैपिटल, वो पैसा लगाता है बिजनेस में, इन द बिजनेस एंड बियर ऑल द रिस्क रिलेटेड टू द बिजनेस, जो भी रिस्क होगा बिजनेस में, उसका रिस्क होता है, कोई भी नुकसान होगा तो उसे उठाना पड़ेगा जो बिजनेस करता है। नो अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, आप मालिक के नाम से कोई अकाउंट ओपन नहीं करते हैं बिजनेस में इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं हो रही, कोई भी फर्म मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, अकेले स्टार्ट कर रहे हो आप, सोल प्रोप्राइटर हो, सोल प्रोप्राइटर बोल रहे हैं, इंडिविजुअल एक ही बात है, कोई कंपनी है, फर्म है, सब इसमें आएगी। एज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, यानी बिजनेसमैन के दो अकाउंट होते हैं बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट वर्ड होता है एंट्री। एंट्री मतलब करना कि कोई खर्चा हुआ है, कोई भी आपने एक्सपेंडिचर किया है, कोई इनकम आपको मिली है तो आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बुक्स में लिख रहे हैं, तो उसको हम एंट्री बोलते हैं। और जर्नल एक बुक होती है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अकाउंट्स में पहली बुक होती है जर्नल, जिसमें आप इनिशियली सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो व्हेन अ ट्रांजेक्शन इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक, जब आप किसी ट्रांजेक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम एंट्री करना बोलते हैं। जैसे आपने सैलरी दी किसी को 10 लाख की, तो वो बोलेंगे कि आप इसकी एंट्री कर दो। एंट्री का मतलब होता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, और आप आजकल कंप्यूटर पे भी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। 99.99% कंप्यूटर पे ही होती है आजकल अकाउंटिंग। नेक्स्ट वर्ड है बैड डेट्स। नाम से पता चले, बैड मतलब बुरा, डेट मतलब जिससे पैसा लेना था, आपका पैसा डूब गया। जैसे आपने किसी को उधार सामान बेचा था, अब वो पर्सन आपके पैसे नहीं दे रहा। रीज़न हो सकता है या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, उसके पास है ही नहीं पैसे, या वो लेके भाग गया। तो जो पैसा डूब गया है क्रेडिट सेल का, जो आपसे रिकवर नहीं हो रहा है कस्टमर से, उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं, और ये लॉस है, इससे आपका कॉमन प्रॉफिट कम हो जाता है। Bad debts is the amount that has become irrecoverable, अब वो नहीं मिलेगा from a debtor. It is a business loss, ये business का loss है, and deducted from revenue, से sales में से घटाया जाता है to calculate profit or loss. इंसॉल्वेंट वर्ड, इंसॉल्वेंट का मतलब है बैंकरप्ट हो जाता है जब कोई पर्सन जिसके पास पैसे नहीं बचते हैं। जब मान लीजिए आप बैंकरप्ट हो रहा है कोई पर्सन, इसे समझ लेते हैं। जैसे ए ने बी को गुड्स बेचा, बी डेटर हो गया। आप जिसे उधार सामान बेचते हैं उसे डेटर बोलते हैं, कल आपने पढ़ा था डेटर्स, और ये तो सेलर है, राइट। अब 10 लाख का गुड्स क्रेडिट पे बेचा है, 3 महीने की उधार दी है ए ने बी को, 3 महीने बाद बी इसको 10 लाख रुपए देगा। अब बी 1 महीने बाद ही बी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, ठीक है। तो ए को हमेशा डाउट होगा कि ये झूठ बोल रहा है, राइट। तो ये इस बार इस पर प्रेशर डालेगा, भेज दे मेरे पैसे, नहीं तो मैं पिटवा दूंगा तुझे। जनरली ऐसे ही फॉल लैंग्वेज, मतलब बेकार की लैंग्वेज यूज़ की जाएगी डराने धमकाने के लिए, राइट। तो बी को हमेशा जान का खतरा रहेगा, बी हमेशा डरता रहेगा, जबकि इसके पास जेन्युइनली पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा। आपके कहने से लोग यकीन नहीं करेंगे कि आपके पास पैसे नहीं, लोगों को तो हमेशा यही डाउट रहेगा कि आपके पास पैसे हैं पर आप नहीं देना चाहते। तो बी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा, न्यायालय जाएगा, कोर्ट जाएगा, वहाँ पे अर्जी लगाएगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा कि मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाए, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया घोषित किया जाए। कोर्ट फिर एनालाइज करेगा, देखिएगा इसके पास असेट कितनी है, इसकी लायबिलिटी कितनी है। जैसे असेट मतलब इसके पास जो पोजीशन में चीज़ें हैं वो 100 करोड़ की मानते हैं, और इसकी लायबिलिटी है 120 करोड़ की। तो आपके पास सफिशिएंट मनी है ही नहीं कि जिससे आप अपना पूरा लोन चुका सकें, तो कोर्ट इसे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद ही दूसरे लोग मार्केट में यकीन करेंगे कि हाँ सच में आपके पास पैसा नहीं है। तो बी को बोला जाएगा इंसॉल्वेंट पर्सन या बैंकरप्ट पर्सन, क्लियर। तो अ पर्सन या तो कोई आदमी या कोई एंटरप्राइजेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी विच इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट, जो अपने लोन को नहीं दे पाने में सक्षम है, इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट, उसे इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सॉल्वेंट। नाम से पता चल रहा है ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने लोन को चुका सकता है, उसके पास इनफ पैसा है अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने का, अपने डेट को पे करने का, तो ऐसे पर्सन को सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट, वो अपना लोन पे कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है स्टोर। स्टोर कल भी पढ़ाया था आपको इन्वेंट्री वाले में। स्टोर मतलब ऐसा कोई भी सामान जो बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए खरीदा जाता है, जिसे बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा जाता है, इसे आप खुद ही कंज्यूम करेंगे, तो इन चीज़ों को हम स्टोर्स बोलते हैं।
इट मीन्स मटेरियल हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस, कोई भी सामान जो रखा जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल, इसे बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा जाता। फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट ऑयल जो मशीनों में डाला जाता है ताकि मशीनें ढंग से काम कर सकें। स्पेयर पार्ट ऑफ मशीनरी, छोटे मोटे पार्ट जो नट बोल्ट होते हैं, कील वगैरह होती हैं। पैकिंग मटेरियल एंड स्टोर इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, और इसे इन्वेंट्री में ही ऐड करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो आप सेल कर रहे हैं, जो इनकम कर रहे हैं, जिससे बिजनेस में पैसा आता है, उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू आप गुड्स की भी कर सकते हैं, अगर आप कोई सामान देते हैं या सर्विस देते हैं तो वो भी रेवेन्यू है। अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ गुड्स प्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर, या तो आप सर्विस देते होंगे या कोई प्रोडक्ट बेचते होंगे, या दोनों भी कर सकते हैं, तो ये रेवेन्यू है। प्लस ऐसी एक्स्ट्रा इनकम जो बिजनेस में मिलती है, जैसे इट ऑल्सो इंक्लूड अदर इनकम लाइक रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड मिला शेयर पे, इंटरेस्ट मिला एफडी पे बैंक अकाउंट में, तो ये भी रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम जिससे एक बिजनेस में कोई पैसा आता है, या तो आप गुड्स बेचते होंगे या सर्विस देते होंगे, या आपने कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई बिल्डिंग खरीद रखी है जिसे किराए पे चढ़ा रखा है, तो रेंट इनकम भी आपको मिल सकती है। तो इन सब के टोटल को हम रेवेन्यू बोलते हैं। ये ना, नेक्स्ट वर्ड है इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जिस पर्पज़ के लिए आपने अपना बिजनेस ओपन किया है, जो मेन इनकम है आपके बिजनेस की, जैसे आप कपड़ा बेचते हैं तो कपड़ा बेचने के लिए आपने बिजनेस ओपन किया, तो कपड़े से जो आपको इनकम होगी उसे बोलेंगे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन या इनकम ऑनली, राइट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जिस पर्पज़ के लिए आपने अपना बिजनेस खोला है, उस पर्पज़ से जो इनकम हो रही है आपको, उसे बोला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी डे टू डे की एक्टिविटी। जैसे आप फर्नीचर बेचते हैं तो फर्नीचर बेचने से जो पैसा आएगा बिजनेस में, बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट इज़ अ रेवेन्यू, ये इनकम होती है अर्न बाय एंटरप्राइजेस, को एंटरप्राइजेस कमाती है फ्रॉम इट्स मेन एक्टिविटी से और फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इट इंक्लूड बोथ सेल ऑफ गुड्स भी इसमें आएगा और रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस, या तो आप सर्विस देते होंगे, डॉक्टर इंजीनियर सी हैं तो सर्विस से भी इनकम हो सकती है, मेन काम आपका वो हो सकता है, या आप गुड्स भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल का ही दूसरा नाम है। जो सेल होती है, जो सामान आप बेच रहे हैं, उसे टर्नओवर भी बोला जाता है। इट मीन्स टोटल सेल मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। नेक्स्ट, लाइव स्टॉक। अगर कोई एनिमल आप खरीदते हैं बिजनेस में यूज़ करने के लिए, आपका मेन मोटिव है बिजनेस में यूज़ करना है उसको। जैसे अमूल है, राइट, अमूल के पास एनिमल्स होंगे, काऊ होंगे, बफेलो होंगे मिल्क के लिए। फैक्ट्री एरिया में रात को डॉग्स खरीदे जाते हैं ताकि सेफ्टी पर्पज़ के लिए डॉग रात को रह सकें। तो अगर कोई एनिमल आप बिजनेस पर्पज़ के लिए खरीदते हैं तो वो बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, और उसे लाइव स्टॉक बोला जाता है। हम एनिमल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं अकाउंट में। कोई भी एनिमल जो बिजनेस में खरीदा जाता है यूज़ करने के लिए, उसे लाइव स्टॉक बोला जाता है। एनी एनिमल विच इज़ परचेज इन बिजनेस लाइक काउ परचेज बाय एनी मिल्क सोसाइटी लाइक अमूल, तो वो लाइव स्टॉक होगा। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्टमेंट। ये बहुत कॉमन वर्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपके पास पैसा है, आपने उसे कहीं डिप्लॉय किया, कहीं लगाया, और आपका मेन मोटिव है एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना। बिजनेस में भी लगा सकते हैं, पर आपका मोटिव है कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है तो आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, अपने पैसे को डिप्लॉय कर दिया, जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। जैसे एफडी करा दी तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर में लगा दिया, बॉन्ड खरीद लिए, डिवेंचर्स में लगा दिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ टाइम बाद बेच देंगे, तो ये सब इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स टू डिप्लॉय। डिप्लॉय मतलब यूज़ करना, यूज़ ऑफ फंड, अपने पैसे को यूज़ करना टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम आप कमाना चाहते हैं, और विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न, आपका मोटिव है कोई रिटर्न, मतलब कोई इनकम अर्न करना, लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर, फिक्स डिपोजिट इन अ बैंक, राइट। और लास्ट पॉइंट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जब आप किसी चीज़ को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे बुक वैल्यू बोलते हैं। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा 10 लाख का बिजनेस के लिए, तो आप 10 लाख पे तो दिखाएंगे अपनी बुक्स में उस फर्नीचर को, वैल्यू 10 लाख की तो दिखाएंगे, ये थोड़ी 11-12 दिखाएंगे। तो इसे बोला जाएगा बुक वैल्यू, यानी जिस वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करते हैं कोई चीज़ अपनी बुक्स में, उसे बुक वैल्यू कहा जाता है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? अगर कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कवर्ड हमने करनी है, 3 वीडियो में हमने कवर की है। आप तीनों वीडियो देख सकते हैं जिससे आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को का समझना ज़रूरी है, तभी आप अकाउंट्स को डीप में समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।